इस वीडियो में हम सुलझाएंगे टाइम ट्रेवल, एल्बर्ट आइंस्टाइन और ब्लैक होल के बीच की वो गुत्थी जिसे सुलझाने में बड़े बड़े महारथी उलझ गए। और क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उलझो, इसलिए सारी चीजों को एक एक करके बारी बारी से समझाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, नहीं तो दिमाग के तार टूट जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए ब्लैक होल की, जिसे फिजिसिस्ट की एक टीम ने मिलकर डिजाइन किया था। पर कैसे, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये ब्लैक होल फिजिक्स के सभी नियमों के हिसाब से बनाया गया था। आओ जानते हैं इस इमेज के पीछे की कहानी को। सबसे पहले आप इस बॉल को ब्लैक होल मान लो और इसकी रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहेंगे। अब लगाते हैं इसमें एक्रीशन डिस्क। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्रीशन डिस्क इवेंट होराइजन तक नहीं जा रही, बल्कि एक्रीशन डिस्क और इवेंट होराइजन के बीच में है एक स्टेबल ऑर्बिट, और इस स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के 3 गुना के बराबर है। अब सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि लाइट के पास कोई इनर्शियल मास नहीं होता, तो वो अकेली ऐसी चीज है जो इवेंट होराइजन से पहले यानी 1.5 श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक घूमकर वापस आ सकती है। दोबारा सुनो, इवेंट होराइजन से पहले अगर इवेंट होराइजन क्रॉस हुआ तो सब खत्म, फिनिश, बाय बाय टाटा। लाइट अगर इवेंट होराइजन क्रॉस करेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस बात से साबित क्या हुआ, देखो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया ब्लैक होल के चारों तरफ ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वही बाउंड्री है, मतलब श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के 1.5 टाइम्स वाला एरिया जहाँ से लाइट वापस आ रही है। तभी तो रिंग हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर लाइट ब्लैक होल के सेंटर से 1.5 टाइम्स वाले रेडियस की दूरी पर ब्लैक होल की तरफ अप्रोच करे तो वो वापस नहीं आ पाएगी, बल्कि ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींच लेगी। तो अगर लाइट को ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के 1.5 टाइम्स की पेरीफेरी पे घूमना है या घूमकर वापस आना है, तो उसे ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के 2.6 टाइम्स की दूरी पर अप्रोच करना होगा, और तभी वो 1.5 टाइम्स वाली बाउंड्री को छू कर वापस आ पाएगी। अगर यही अप्रोच उसने 1.5 टाइम्स वाले रेडियस पे लगाई होती तो वो वापस नहीं आ पाती। अब इन सब चीजों से साबित क्या हुआ, इन सब चीजों से ये साबित हुआ कि ब्लैक होल का जो साइज हमें दिखाई देता है, असलियत में वो उसके असली साइज से कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है, ठीक वहाँ तक जहाँ तक लाइट वापस आ रही है। अगर हम एक्रीशन डिस्क को परपेंडिकुलर देखें तो हमें ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर एज से देखा तब क्या होगा, तब मिलेगी आपको ये शेप जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाई गई है। आओ समझाता हूँ कैसे। अब क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि लाइट ब्लैक होल के चारों तरफ घूम के आ सकती है, तो उस बात को यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे रिलेट करने की कोशिश करना। ये जो आपको इमेज दिख रही है, एक्चुअल में इसके ऊपर और नीचे बनने वाले रिंग ब्लैक होल के पीछे ही है। लेकिन क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम को बहुत जबरदस्त तरीके से कर्व करती है, तो एक्रीशन डिस्क पे घूम के आने वाली रोशनी बेंड होकर हमारी तरफ आ जाएगी, और ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्रीशन डिस्क का पीछे का हिस्सा है। और वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट एक्रीशन डिस्क के पीछे ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से घूमकर हमारे पास आ रही है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमें नीचे का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। ये है इंटरस्टेलर मूवी में दिखाई गई इमेज के पीछे की फिजिक्स। चलो अब करते हैं टाइम ट्रेवल। लेकिन उससे पहले जरा सांस ले लो, क्योंकि आपके दिमाग को जो ज्ञान का महंगा नशा मैंने परोसा है, उसका नशा उन लोगों पर ज्यादा होगा जो अभी स्कूल में है, और इस बात की पूरी संभावना है कि वो इसे अपने दोस्तों में जरूर बांटेंगे। पर अगर गलती से ये उन्होंने मास्टर जी को देने की कोशिश की तो याद रखना, स्कूल में ये वो खूंखार प्राणी होते हैं जो ऐसे नशे करने वाले बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र ले जाते हैं। और स्कूल का नशा मुक्ति केंद्र होता है प्रिंसिपल का ऑफिस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बहुत चक्कर लगे हैं वहाँ के, और मेरे समय में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि इस तरह के मादक ख्यालों का सेवन ना तो मैं खुद करूँ और ना ही इन्हें दूसरों में बांटूं। मतलब बिल्कुल पक्का इलाज होता था। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो। तो इस ज्ञान की गोली को चुपचाप गटक लो, और ध्यान रखना स्कूल में खूंखार प्राणियों को इसकी महक ना लगे। तो टाइम ट्रेवल करने से पहले जरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन को समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी पुरानी वीडियो से एक रेफरेंस क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, और उसके बाद कराऊंगा समय में आपको सैर सपाटा। लाइट की रफ्तार फिक्स है, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगी। हम सिर्फ वैक्यूम केस की बात करेंगे। उसी फिजिक्स के नियम के हिसाब से न्यूटन चचा के लॉज भी फिक्स हैं, और ये भी किसी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात ना करें तो अगर ऊपर बताई गई दोनों बातें सही हैं, तो अब सुनो दिल दहला देने वाली खबर। फिजिक्स के नियम कहते हैं अगर मेरी ट्रेन 50 की रफ्तार से जा रही है और उसके अंदर मैं 10 की रफ्तार से उसी दिशा में
करने जा रहा हूँ। और अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 60 की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दूंगा। अगर ये बात हजम हो रही है तो आगे काम बहुत आसान है। तो फिजिक्स के नियम के हिसाब से लाइट के साथ भी ऐसा होना चाहिए, यानी एक चलती हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट की रफ्तार एक रुकी हुई ट्रेन से निकलने वाली लाइट से तेज होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के नियम ने तो हमें यही बताया था। लेकिन उसी फिजिक्स के नियम ने ये भी कहा कि लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी है। यहाँ तो फिजिक्स के दो नियमों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी है। किसी एक को सही मानने पर दूसरा गलत हो जाएगा। ये थी वो समस्या जिसने दिया जन्म टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये तो पता था कि फिजिक्स के ये दोनों नियम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन दोनों नियमों को एक साथ खुश रखना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने सोचा चलो क्यों ना न्यूटन के एक और नियम की बलि दे दें और उसकी बिरयानी बनाकर दोनों में बांट दें ताकि दोनों खुश हो जाएं। और वो नियम था न्यूटन चाचा का टाइम को एब्सोल्यूट बोलना, यानी टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। वह आपके और मेरे नजरिए पर निर्भर करेगा, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेन चल रही थी उसके लिए टाइम धीरे होगा, और ऐसा मानने पर दोनों ट्रेन के लिए लाइट की स्पीड सेम आ जाएगी। और फिजिक्स के दो नियम यानी न्यूटन चाचा वाले और माइकलसन मोर्ले के स्पीड ऑफ लाइट को फिक्स बताने वाले दोनों खुशी खुशी एक साथ पार्टी कर सकते हैं। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है स्पीड ऑफ लाइट और इस परपेंडिकुलर को हम स्पीड ऑफ रॉकेट मान रहे हैं, और ये बेस है आपके रॉकेट की लेंथ। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे स्पीड ऑफ रॉकेट बढ़ती जाएगी यानी आपका परपेंडिकुलर की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लेंथ यानी रॉकेट की लेंथ घटती जाएगी। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर चेंज नहीं होगी, जो चेंज आएगा वो आएगा रॉकेट की स्पीड में और रॉकेट की लेंथ में। अब इसे एक एनिमेशन की सहायता से देखो। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड ऑफ रॉकेट लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट की लंबाई धीरे धीरे घट रही है। और लास्ट में जाके जब रॉकेट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो रॉकेट की लंबाई एक फोटोन के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा, लाइट की रफ्तार पर सिर्फ लाइट ही चल सकती है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी जान लिया। तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपको टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ चुका है। तो चलो डालते हैं टाइम डकैती, जिसके लिए सबसे बढ़िया जगह होगी ब्लैक होल। और हमारे सबसे पास वाला ब्लैक होल यानी सेजिटेरियस ए छुट्टी बिताने का सबसे बढ़िया स्थान होगा। तो जब आपने पूरा मन बना ही लिया है कि आप ब्लैक होल के पास जाकर आओगे, तो जान लो उससे जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या के बारे में। ये जो आपका छुट्टी बिताने का स्थान है, ये लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी इस दुनिया की सबसे तेज चीज यानी लाइट, उसे भी वहाँ जाने में 25,000 साल का समय लगेगा। लो हो गया सत्यानाश, कर लो प्लानिंग, सब खत्म। तो अब क्या करें, करना क्या है, फूफा जी को याद करो, छुट्टी का इंतजाम तो अब वही करा सकते हैं। तो चलो लेते हैं मदद महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब जो भी बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। मान लो एक आदमी ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहा है और उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वो इंसान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा, बल्कि उसके पैरों के नीचे पीछे जाते हुए ट्रैक की रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक कार सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रही है, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि सड़क कार के टायर के नीचे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे बढ़ रही है। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूँ। अब अगर एक रॉकेट स्पेस टाइम फैब्रिक पर आगे जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पेस टाइम फैब्रिक सेम रफ्तार से रॉकेट के पीछे जा रहा है। और क्योंकि मैं स्पेस में दो चीजों के बीच की दूरी को स्पेस टाइम फैब्रिक के 2 पॉइंट से डिनोट कर सकता हूँ, तो अगर रॉकेट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ रहा है, तो स्पेस टाइम फैब्रिक पे पॉइंट ए रॉकेट से दूर और पॉइंट बी रॉकेट की तरफ बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने ऐसा रॉकेट बना लिया जो लाइट की रफ्तार से चल सके, तो जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ेगी, ठीक वैसे वैसे ही स्पेस टाइम फैब्रिक के पीछे जाने की रफ्तार भी बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसके हिसाब से तो स्पेस टाइम फैब्रिक की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिविटी तो यही बोलती है कि रफ्तार अगर बढ़ी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी ही होगी। और अगर स्पेस टाइम फैब्रिक की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई तो जो दूरी पहले 25,000 साल की थी वो घटकर बहुत कम रह जाएगी। और क्योंकि रफ्तार बढ़ ही रही है तो टाइम डायलेशन भी होगा, यानी आपके रॉकेट के लिए समय बीतेगा धीरे। अब दूरी भी कम हो गई और समय भी धीरे बीत रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने जीवन काल में ही ब्लैक होल का चक्कर लगा के वापस आ सकते हो, यानी आपकी सारी समस्याएं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने खुद ही खत्म कर दी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से
दूरी कम हो जाएगी और टाइम डायलेशन से आपका समय धीरे बीतेगा, यानी आपको ज्यादा समय मिलेगा। ओह ये तो कमाल ही हो गया। यानी ये जो 25,000 साल थे ये उन लोगों के लिए है जो धरती से ये सब देख रहे होंगे। यानी जब आप अपने 10-20 साल खर्च करके वापस आओगे तब तक धरती पर 50,000 साल बीत चुके होंगे, यानी आप भविष्य में पहुंच चुके हो, मतलब टाइम ट्रेवल कर चुके हो। पर अगर हम ऐसा रॉकेट ना बना पाए तो क्या तब भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या फिजिक्स के पास हमारे लिए कुछ और भी है? जिंदगी ठहरती नहीं किसी मुश्किलात से, जरा मंजिल को बताओ, आ रहा हूँ शान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।